हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस YouTube चैनल पर। मैं मोहित यादव आपके बीच उपस्थित हूं वीडियो श्रृंखला की तीसरी वीडियो लेक्चर में। दृष्टि समसामयिक घटनाओं पर वार्षिक संकलन को हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पुस्तक जो है घटना चक्र प्रकाशन की दृष्टि, इस पे अब तक 2 लेक्चर आ चुके हैं, सूक्ष्म दृष्टि और राष्ट्रीय परिदृश्य। आज हम यूपी स्पेशल के संदर्भ में यहाँ पे बात कर रहे हैं। यूपी स्पेशल के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखते हैं उत्तर प्रदेश परिदृश्य, राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर एक नजर। उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, उनको इसमें कवर किया गया है, उनकी चर्चा की गई है। आइए हम देखते हैं कि परीक्षाओं की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है, उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखते हैं। पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश में स्थापित पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कहां पे खोला गया है? सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए पूर्णतः समर्पित सैनिक स्कूल मथुरा में खोला गया है। इसको आप जाने रहिएगा। अब देखिए उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं कि 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्रालय के मंत्री जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में, मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में सविंद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। 1 मिनट, ठीक। संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। कहां पे अवस्थित है? तो ये मथुरा जिले वृंदावन में अवस्थित है, मथुरा जिले में, ठीक है। यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला यूपी का सैनिक स्कूल होगा, उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल होगा, ठीक है। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं गैर सरकारी संगठनों, निजी, राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी से 100 सैनिक स्कूल की स्थापना के पहल के तहत किया गया। मतलब एक पहल लॉन्च की गई थी भारत सरकार के तहत कि 100 सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। 100 सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। उसी के तहत इसको उत्तर प्रदेश राज्य का पहला बालिकाओं को समर्पित पूर्णतः सैनिक स्कूल ये है, ठीक है। कहां पे खोला गया है? मथुरा में खोला गया है। उत्तर प्रदेश में देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना की परंपरा उत्तर प्रदेश से वर्ष 1960 में प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले जो परंपरा स्टार्ट हुई थी सैनिक स्कूल की स्थापना की 1960 में उत्तर प्रदेश से ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश के पहले सैनिक स्कूल का प्रारंभ किया था। देश का पहला सैनिक स्कूल कहां पे स्थापित किया गया था? लखनऊ में, ठीक है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो मुख्यमंत्री संपूर्णानंद, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे 1960 में, डॉक्टर संपूर्णानंद, उनके द्वारा इसकी स्थापना, मतलब इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक। देश का पहला सैनिक स्कूल था। अब देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या यात्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण रहा, इससे आपके परीक्षाओं में सवाल पूछा जाएगा। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। कब दौरा किया था? 30 दिसंबर 2023 को। इसी दिन जो कल मैंने आपको परीक्षा उसमें बताया था, जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या गए थे तो जो 10 करोड़वा जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला था उनके घर पे गए थे। उनका नाम था मीरा माझी, ठीक है। तो वो अयोध्या दौरा के दौरान ही गए थे उनके घर पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अयोध्या एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कितने करोड़ रुपए की? तो 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 4600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। 4600 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी गई उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए। अयोध्या तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी गई। इसी अवसर पर उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, ठीक है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही इन्होंने यहां से क्या किया? साथ ही इन्होंने अमृत भारत, ठीक है, साथ ही इन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस देश की पहली अमृत भारत ट्रेन थी। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा ये प्रश्न, और अवश्य ही पूछा जाएगा कि भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन कहां से कहां के मध्य चली? तो आपको बताना होगा कि दरभंगा अयोध्या
आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस थी। ठीक है, देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस थी। कहां से इसका उद्घाटन किया गया? तो अयोध्या में इसका उद्घाटन किया गया, इसको हरी झंडी दिखाई गई। ठीक, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। अयोध्या हवाई अड्डा जो नवनिर्मित हवाई अड्डा है, ये उत्तर प्रदेश का 5वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके पूर्व चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कुशीनगर का हवाई अड्डा था, उसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था, चौथे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश के चौथे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में। लेकिन अब अयोध्या का जो हवाई अड्डा है, अयोध्या का हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। नाम क्या है? पहले तो नाम जान लीजिए, महत्वपूर्ण है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको आपने पहले पूर्व में सुना होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, तो उसका नाम क्या कर दिया गया है? उसका नाम कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नव विकसित सड़कों यथा रामपथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ, 4 मार्गों का भी शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। ये 4 पथ कौन से हैं उद्घाटन जिनका किया है? तो राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। ठीक है, 4 मार्गों का भी इन्होंने उद्घाटन किया है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ठीक, अमृत भारत, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का यहीं से उद्घाटन किया है, अयोध्या से ही। ठीक है, ये सारे बिंदु महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है हमारा काशी तमिल संगम। काशी तमिल संगम जो है, इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया था? तो इसके पहले संस्करण का आयोजन किया गया था वर्ष 2022 में। कब? वर्ष 2022 में इसके पहले संस्करण का आयोजन किया गया था। और वर्ष 2023 में कब? 17 से 30 दिसंबर 2023 के मध्य काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया। कहां पे किया गया? वाराणसी में किया गया। यह दूसरा संस्करण था। ठीक है, इस कार्यक्रम का यह द्वितीय संस्करण था। ठीक है, प्रथम संस्करण काशी तमिल संगम के पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया था? तो वर्ष 2022 में। मैंने बताया ना, काशी और तमिल की जो संस्कृतियां हैं आपस में, उनके जुड़ाव के लिए इसका आयोजन किया गया था। 1 सेकंड में इसको मिटा देता हूं। ठीक, सत्रह दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? काशी तमिल संगम के द्वितीय संस्करण का उद्घाटन। तो काशी तमिल संगम के द्वितीय संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमो घाट वाराणसी में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुक्कुरल, मणिमेकलई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्यों की बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किए। ये वही तिरुक्कुरल है, जो तिरुक्कुरल है ये तिरुवल्लुवर जिनकी प्रतिमा स्थापित की गई, ठीक है, फ्रांस में, उनके द्वारा ही ये रचित पुस्तक है। ठीक है, इसके साथ साथ मणिमेकलई तथा अन्य तमिल साहित्यों का बहुभाषा एवं ब्रेल संस्करण जारी किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, इसके बारे में आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया गया। देखिए यहां पे क्या, कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। किस अवसर पर? काशी तमिल संगम का जो आयोजन किया गया था उसी अवसर पर। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, अन्य मंत्रालय यथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। जो काशी तमिल संगम का आयोजन है उसमें इतने मंत्रालय शामिल थे, इसको आप देख लीजिएगा। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास को और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। IIT मद्रास और BHU को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया। काशी तमिल संगम का जो आयोजन होगा वो किनके सहयोग से? तो IIT मद्रास उसमें सहयोग करेगा और BHU सहयोग करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित, राज्य विशेष से संबंधित सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन। ठीक है, सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया 18 दिसंबर 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया। सर्ववेद महामंदिर, इसके बारे में आप जान लीजिए कि क्या है ये।
स्वरवेद महामंदिर क्या है? 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी, 108 फीट है। इस महामंदिर में संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे हुए हैं। ठीक है, वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। चित्रों के जरिए वेद उपनिषद भी इसमें उकेरे गए हैं। ठीक, यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। ये आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, ये परीक्षा में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लेक क्वीन क्रूज 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया। लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण कहां पे किया गया? तो लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया गया रामगढ़ ताल गोरखपुर में। ठीक है, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज 2 मंजिला है, या 2 मंजिला क्रूज है, 2 मंजिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना और गंगा में क्रूज सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के द्वारा। कौन कौन सी नदियों में? एक तो राप्ती नदी, सरयू नदी, यमुना नदी और गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में मैंने इसके पिछले जब राष्ट्रीय परिदृश्य में पढ़ा रहा था उसमें एमवी गंगा विलास क्रूज के बारे में मैंने जिक्र किया था। जब मैं पॉइंटर पढ़ा रहा था, मतलब शुरुआती जो हमारा लेक्चर था सूक्ष्म दृष्टि का, उसको जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने जटायु क्रूज सेवा की बात की थी। तो जटायु क्रूज सेवा कहाँ पे शुरू की गई थी? तो जटायु क्रूज सेवा अयोध्या में सरयू नदी में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी नदियां, राप्ती नदी, सरयू, यमुना और गंगा में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला 42वां रामायण मेला। ठीक है, 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इस मेले का समापन कब हुआ? तो 19 दिसंबर 2023 को इसका समापन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। किसके सहयोग से रामायण मेले का आयोजन किया जाता है? तो रामायण मेला समिति और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार कौन सा संस्करण था? तो 42वां संस्करण था। कब शुरू हुआ? 14 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? 19 दिसंबर 2023 को समाप्त हुआ। कहां पे हुआ? अयोध्या में हुआ। ठीक है, अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा के द्वारा की गई थी। आप याद रखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि कब शुरू किया गया था रामायण मेला उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में रामायण मेला 1982 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रामायण क्रूज सेवा। रामायण क्रूज सेवा देखते हैं क्या खास है इसमें। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय ने अयोध्या में शीघ्र ही की जाने वाली रामायण क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। ठीक है, जो रामायण क्रूज सेवा है ये कहां पे चलेगी? तो ये अयोध्या में चलेगी। ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। आपकी जो क्रूज सेवा है वो बहुत लग्जूरियस होगी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो समिति बैठी थी जांच पड़ताल के लिए, तो मनसुख मांडवीय ने अयोध्या में शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अध्यक्ष देख लीजिए कौन है। बाकी आपको पता ही होगा रामायण क्रूज सेवा है तो अयोध्या में ही स्टार्ट हुआ होगा, ये तो आप इतना कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला बिंदु क्या है। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। कब पारित किया गया? नवंबर 2023 में। ठीक है,
अब इसकी खासियत जानते हैं, उद्देश्य क्या है इसका। तो उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना इसका उद्देश्य था। ठीक, इस प्राधिकरण के अध्ययन के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेगा। ठीक, इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेगा या अंतर्देशीय जलमार्ग पोत परिवहन एवं नेविगेशन पत्तन एवं समुद्री मामलों से संबंधित विषय की विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। जो ये प्राधिकरण बनेगा अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, इसका अध्यक्ष जो नियुक्त किया जाएगा, किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? मुख्यमंत्री के द्वारा, या तो परिवहन मंत्री को नियुक्त किया जाएगा या तो उस क्षेत्र में विशेषता रखने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित हैं। पहले मैंने बताया था पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, इसको आप बताइए। दूसरा कौन सा है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेशनल वाटर वे 1 कौन सा है, कहां से कहां तक है? पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह उत्तर प्रदेश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र होगा। ठीक है, यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध करने और 5G को लॉन्च करने का शोध संचालित करेगा। ठीक है, 5G का शोध संचालित किया जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर में। सहारनपुर में जो IIT रुड़की का परिसर है वहां पे इसकी स्थापना की जाएगी। किसकी? पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं क्या है। GI टैग के बारे में है कि उत्तर प्रदेश के किन किन उत्पादों को GI टैग दिया गया अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 और उत्पादों को, कितने उत्पादों को? 4 अन्य उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। ये 4 उत्पाद कौन कौन से हैं? तो पहले तो बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा का ढोलक, कालपी का हस्त निर्मित कागज, ठीक है, और बाराबंकी के हैंडलूम, इनको GI टैग प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, परीक्षा में ये प्रश्न कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे, हाल ही में या डेट दे देगा कि किसे GI टैग नहीं प्रदान किया, उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, कोई अन्य राज्य से होगा। तो आप याद रखिएगा कि बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा के ढोलक, कालपी के हस्त निर्मित कागज, बाराबंकी के हैंडलूम, इनको GI टैग प्रदान किया गया हाल ही में। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला दूसरा स्थान पर, मतलब दूसरा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश GI टैग, सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वालों की सूची में अब पहुंच गया है। किस रैंक पे? दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे तमिलनाडु है। सबसे ज्यादा GI टैग तमिलनाडु के उत्पादों को मिला है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा GI टैग किन्हें मिला है? तो उत्तर प्रदेश के उत्पादों को मिला है। ठीक है, तमिलनाडु GI टैग प्राप्त करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है। यहाँ पे देख लीजिए पहले स्थान पर कौन है, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहां से उत्पादों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, होम फर्निशिंग, बागपत का होम फर्निशिंग, इसमें क्या क्या शामिल है? बागपत जिले के होम फर्निशिंग कामों के पूरे देश में विख्यात है। चादर, गद्दे, तौलिए, तकिए, वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। ढोलक के बारे में आप जानते हैं, अमरोहा के ढोलक। ठीक, कालपी के हस्त निर्मित कागज, विशिष्ट अपशिष्ट कागज एवं कपड़ों से हस्त निर्मित कागज बनाना कालपी की प्रमुख शिल्पकला है। ये आप महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपशिष्ट कागज और कपड़ों से हस्त निर्मित कागज बनाने के लिए मशहूर है। ठीक है, तो कालपी, कौन सा शहर? कालपी। ठीक है, कालपी मशहूर है किसके लिए? अपशिष्ट कागजों से और कपड़ों से हस्त निर्मित कागज बनाने के लिए मशहूर है कालपी। ठीक है, आगे देखते हैं बाराबंकी का हैंडलूम। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा।
यहां पे एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, कांगड़ा चाय जीआई टैग। अप्रैल 2023 में यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय आयोग है द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। ठीक है, यूरोपीय आयोग के द्वारा कांगड़ा चाय को संरक्षित जीआई टैग प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा इस चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई थी, जो 11 अप्रैल 2023 को प्रभावी हुई। तो यह डेट आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कब प्रभावी हुई, बस आप इतना जानिए कि कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग के द्वारा संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। ठीक है, कांगड़ा चाय कहाँ का है? तो कांगड़ा चाय आप जाने रहिए कि हिमाचल प्रदेश का है, को वर्ष 2005 में भारतीय जीआई टैग, मतलब भारत की ओर से इसको जीआई टैग कब दिया गया था? तो भारत की ओर से जीआई टैग दिया गया था 2005 में। यूरोपीय आयोग के द्वारा कब दिया गया है? तो अप्रैल 2023 में। ठीक है, देखते हैं आगे, अयोध्या के बारे में देख लेते हैं। अयोध्या फिर से आता है एक बार चर्चा में। उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पैड़ी में विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप जलाए गए। कितने? 22,23,000 दीप जला के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया दीपोत्सव 2023 के दौरान। ठीक है, यह नया कीर्तिमान कब स्थापित हुआ था? डेट भी आप जाने रहिए, तो 11 नवंबर 2023 को यह कीर्तिमान स्थापित हुआ था। इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की गई। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह हो जाता है कि भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय कहां पे अवस्थित है? तो भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय अयोध्या में बनाया जा रहा है, स्थापना की जा रही है। अयोध्या शोध संस्थान वर्ष 1986 में स्थापित को विस्तार देते हुए अंतरराष्ट्रीय अयोध्या रामायण वैदिक शोध संस्थान। ठीक, जो अयोध्या शोध संस्थान है, इसको विस्तार करके, इसको विस्तृत करके क्या नाम दे दिया गया? किस रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसको अंतरराष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, विकसित किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ये यहां पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन की मंजूरी को दिया गया है। यह आप देख लीजिएगा। यहां पे नियुक्तियां आ जाती हैं। सौम्या माथुर को 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर को पूर्वोत्तर रेलवे का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया, या इन्होंने महाप्रबंधक के रूप में, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, ये नियुक्तियों से संबंधित है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। वे पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक है। अब तो और महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप देखिएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में अवस्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पे है? तो गोरखपुर में स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में कहां पे? मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, कहां पे? मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। तीन नए राज्य विश्वविद्यालय 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की। 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह अनुमति प्रदान की गई कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का था, इसमें संशोधन किया जाए और 3 नए राज्यों की स्थापना। कैसे? प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से राज्य में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, सबसे पहले तो यही देख लीजिए कहां पे स्थापित किया जाएगा, तो गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। कौन सा विश्वविद्यालय?
मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पे की जाएगी? गोंडा में की जाएगी। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद में, मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहां पे? मिर्जापुर में, और मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय कहां पे? गोंडा जिले में स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन किए जाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना होगा कि किस जिले में कौन सी यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। ठीक है, अब ये 4 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। 10 नवंबर 2023 को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, पहली बात तो ये याद रखिए कि मुख्य सचिव कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो दुर्गा शंकर मिश्रा इनका नाम है, की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो समिति की अध्यक्षता की थी दुर्गा शंकर मिश्र, जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, इनके द्वारा 4 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई थी। ये कौन कौन से हैं? केडी विश्वविद्यालय मथुरा, गांधी विश्वविद्यालय झांसी, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव। यहाँ चंडीगढ़ विश्वविद्यालय लिखा है तो आप चंडीगढ़ में समझिएगा, ये उन्नाव में बन रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ के बारे में देखते हैं क्या है। लखनऊ के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के इस राजधानी क्षेत्र में नौसेना शौर्य संग्रहालय, महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो लखनऊ जिले में। लखनऊ जिले में नौसेना शौर्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका भूमि पूजन किया गया कब? 21 अक्टूबर 2023 को। इसको आप बुक में देखिएगा अच्छे से। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती के तट पर बनाया जा रहा है, गोमती नदी के तट पर इसको बनाया जाएगा। आईएनएस गोमती इसी संग्रहालय का हिस्सा होगा, मतलब आईएनएस गोमती को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, रखा जाएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों, 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले से समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से। कहां से? उत्तर प्रदेश में लखनऊ से समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है। अब आता है गोरखपुर। गोरखपुर क्यों चर्चा में रहा, इसके बारे में हम यहां पे जान लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया 18 अक्टूबर 2023 को। यह पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा। यह महाविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के पशुपालकों के लिए सर्वथा उपयोगी होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि गोरखपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तो गोरखपुर जिले में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, कौशाम्बी क्यों चर्चा में रहा, तो उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, अक्टूबर 2023 का ये खबर है। इसमें क्या होगा कि कौशाम्बी जिले में, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, मिशन महिला सारथी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या जिले में इस मिशन का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है, कहां से शुरू किया गया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिशन महिला सारथी अयोध्या से इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहां से किया गया, अयोध्या जिले से किया गया। मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS4 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मिशन के प्रतीक का अनावरण किया। ठीक है,
एक सेकेंड। मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू किए गए इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में चालक और परिचालक महिलाएं होंगी। ठीक है, होगा क्या कि चालक और परिचालक, जो बसों में चालक और परिचालक होंगी, मिशन शक्ति जो चल रहा है, ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा, 4 BS6 बसें, ये BS4 नहीं होगा, यहाँ पे BS6 होगा। BS6 बसों को हरी झंडी दिखाई गई थी। जो बसें हैं उनमें चालक और परिचालक दोनों महिलाएं होंगी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। आनंदा डेयरी अमेरिया पजेरा आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता, ये दोनों जो है ये ब्राजील की कंपनियां हैं। ठीक है, और आनंदा डेयरी उत्तर प्रदेश की दुग्ध उत्पादक कंपनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्राजील के राजदूत कैनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में 3 कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। उत्तर प्रदेश की कंपनी कौन सी है, आनंदा डेयरी, और ये दोनों जो कंपनियां हैं ये ब्राजील की कंपनियां हैं। इस समझौते ज्ञापन में उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन से उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकी के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मतलब ये समझौता इसलिए हस्ताक्षरित किया गया है इन कंपनियों के मध्य में ताकि उत्तर प्रदेश में जो दुधारू पशु हैं उनका संवर्धन कैसे किया जाए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है, अमेरिया पजोर और BH एम्ब्रियोस ब्राजील की 2 बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, ब्राजील की कंपनियां जो मैंने आपको बताया, ये दोनों कंपनियां जो है कहाँ की है, ये ब्राजील की है। आनंदा डेयरी उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर शहर में अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी सूक्ष्म दृष्टि में कि कौन सा राज्य हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था, उत्तर प्रदेश ने। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये उत्तर प्रदेश ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की। किसके सहयोग से, पावर एंजल बाल संसद के सहयोग से इस अभियान की शुरुआत की। किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। कब शुरू किया, 18 नवंबर 2023 को। इस अभियान का विषय क्या था, तो लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन। ठीक है, 2 विषय इसके थे, कौन कौन से, एक तो लैंगिक समानता था, ठीक, जेंडर इक्वलिटी, साथ साथ में देखभाल और समर्थन के विषय पर केंद्रित था ये अभियान, जो हर बच्चों के लिए हर अधिकार अभियान चलाया गया था। ठीक, इसको यहां पे मिटा देते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है, तो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे निर्माण किया जा रहा है। बुलंदशहर एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा, यह ऐसी घोषणा की गई है। ठीक है, होगा क्या कि रोड के किनारे सौर ऊर्जा प्लेटें लगाई जाएंगी जिनसे 550 मेगावाट विद्युत क्षमता का उत्पादन होगा। यहां पे देखिए, इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत सरकार सोलर पावर प्लांट लगाएगी, स्थापना करेगी, जिससे 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन की क्षमता, मतलब उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो 550 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए बरेली क्यों चर्चा में आता है। परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन में यह उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है, तो बरेली जो है ये स्मार्ट कक्षाओं के परिचालन में पहला जिला बन गया है, परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के परिचालन में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इस शहर में
नाथ कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। जो बरेली है, बरेली में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। नाथ कॉरिडोर कहां पे विकसित किया जाएगा? बरेली में, ठीक है। नाथ नगरी के नाम से ही बरेली को जाना जाता है। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि के तर्ज पर किया जाएगा, ठीक है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि, जो राम जन्मभूमि कॉरिडोर है, उसी के तर्ज पर नाथ कॉरिडोर कहां पे विकसित किया जाएगा? बरेली में। यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, ये मंदिरों के नाम है, इनको आपस में जोड़कर इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो नाथ कॉरिडोर कहां पे? बरेली में। अगला देखते हैं, भदोही, उन्नाव। पहले उन्नाव देखते हैं, फिर भदोही देखते हैं। उन्नाव उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम, एक सेकंड मैं नाम यहां पे हाईलाइट करता हूं, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वरोही सेना का अनावरण किया गया, ठीक है। राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वरोही सेना, मतलब अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण किया गया। अश्वरोही मतलब घोड़े पे बैठे हुए इनकी प्रतिमा है, इसका अनावरण कहां पे किया गया? महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, तो ये उन्नाव शहर में किया गया, उन्नाव जिले में किया गया। अब भदोही के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस कालीन शहर में 4 दिवसीय 45वें अंतरराष्ट्रीय कालीन महोत्सव का आयोजन किया गया। 45वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ कहां पे किया गया? ठीक है, तो ये भदोही में किया गया। कब? अक्टूबर 2023, 9 अक्टूबर 2023 को भदोही में 45वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, ठीक। अब ये किससे संबंधित है, यहां वो चीजें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। गाजियाबाद देखते हैं क्यों चर्चा में रहा। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित हिंडन वायु सेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह भारत ड्रोन शक्ति, ठीक है। ड्रोन प्रदर्शनी जो है, ड्रोन प्रदर्शनी भारत की, ठीक। उत्तर प्रदेश में, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित हिंडन वायु सेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति, अगर जो परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 कहां पे आयोजित किया गया, तो गाजियाबाद में आयोजित किया गया था। कहां पे? हिंडन वायुसेना स्टेशन में। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। कथन कारण में यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया, ठीक है। तो आप परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है आपके, कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां किया गया, तो गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया। आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। वाराणसी के बारे में है, यहाँ पे नीचे वो डिटेल में सब एयरक्राफ्ट वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप डिटेल में पढ़िएगा किताब से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वाराणसी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने इस संसदीय क्षेत्र में 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया, ठीक है। ठीक, 16 नए विद्यालयों का लोकार्पण किया गया। उसके साथ साथ में ये भी देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास यहीं पे किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया जाएगा कहां पे? वाराणसी में स्थापित किया जाएगा, ठीक। 30,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम स्थापित किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला तथ्य क्या है। उत्तर प्रदेश के स्थित इस शहर में तेलुगु भाषी लोगों के प्रसिद्ध पुष्करालु उत्सव आयोजित किया गया। मतलब वाराणसी में पुष्करालु उत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुष्करालु उत्सव, जो तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध उत्सव है, इसका आयोजन किया गया। इस उत्सव में गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है, गंगा पुष्करम के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजा करने हेतु समर्पित है, ठीक है। वंदन योजना, ठीक है।
वंदन योजना के बारे में देख लेते हैं, क्या है ये। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना एवं अन्य सुविधाओं के विकास करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रारंभ में, मतलब वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही है। इस योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। तो वंदन योजना जो है, एक सेकंड, जो वंदन योजना है, ठीक है, ये किससे संबंधित है आप इसको देखिएगा। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है इस परियोजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण किया गया। यह परियोजना 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना है, ठीक है। याद रखिएगा ये किसके किसके मध्य, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य संयुक्त परियोजना है, ठीक है। रोबोटिक प्रेस ऑटोमेशन लैब, ठीक है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसको देखिएगा कि इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन, वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया, इसको आप देख लीजिएगा BHU में, ठीक है। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 11 अक्टूबर 2023 को। यह प्रौद्योगिकी बनारस विश्वविद्यालय के ग्रीन कैपलरेट टीम द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगरा उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की शाखा कहां पे खोली जाएगी? उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोली जाएगी? तो आगरा शहर में खोली जाएगी। प्रयागराज क्यों चर्चा में रहा? तो प्रयागराज के इस शहर में वायुसेना दिवस परेड एवं वायु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ठीक है। प्रयागराज में ही वायु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं, नंदनी कृषक समृद्धि योजना। नंदनी कृषक समृद्धि योजना क्या है? ये मवेशी पशुओं के नस्ल में सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के बारे में डिटेल से आप देख लीजिएगा, क्या है ये योजना। बस आप इतना जानिए कि ये किसके अंतर्गत शुरू किया गया, तो नंद बाबा दुग्ध मिशन जो था उसी के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया। राज्य में मवेशी पशुओं और उनकी नस्लों में सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है। उद्देश्य आप जाने रहिए। आकांक्षी नगर योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश को स्वीकृति प्रदान की गई है। उद्देश्य क्या है? वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना। मतलब आकांक्षी नगर योजना मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताया दे रहा हूं, जो पिछड़े नगर है ना उनका विकास करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 कहां पे आयोजित किया गया? अंतरराष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। कब? 1 अगस्त 2023 को। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय कहां पे होगा? इसका मुख्यालय होगा प्रयागराज में, ठीक है। इसका आयोग होगा कहां पे? प्रयागराज में। इतनी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण थी। इसमें आप और अन्य कौन कौन से चीजें शामिल है, कैसी पारदर्शिता, समय, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, ये सब आप डिटेल में पढ़िएगा। गांडीव 5 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। गांडीव 5 जो है यह पुलिस मुख्यालय लखनऊ में आयोजित संयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं के सफलतापूर्वक निपटने के लिए किया गया, ठीक है। याद रखिएगा गांडीव 5 किसके द्वारा, किसके किसके बीच में हुआ? तो NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच ये संयुक्त अभ्यास था। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? तो लखनऊ, जो पुलिस मुख्यालय लखनऊ है यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, अगला तथ्य क्या है।
व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 29 जून का दिन है, 29 जून, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी कर लीजिए। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि व्यापारी कल्याण दिवस मनाए जाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब की गई है, तो 29 जून का जो दिन होगा इसको व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का इसी शहर में उद्घाटन किया गया है। तो वेद वन पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया है? नोएडा में किया गया है। ठीक, बाकी डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी मैं यहां पे चर्चा किए दे रहा हूं, बाकी आप हमारी किताब में संपूर्ण जानकारी उस चीज के बारे में ले सकते हैं। ठीक है। गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान 5 कवियों को प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा। इसकी घोषणा की गई। 5 कवि किनको किनको दिया गया? तो पंकज प्रसून को प्रदान किया गया, प्रभांशु कुमार को प्रदान किया गया, निशा सिंह नवल को प्रदान किया गया, कृष्ण कुमार कनक को और वेद मित्र शुक्ला को। इनकी पुस्तकों का नाम आप किताब में देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। ओबरा डी तापीय परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 800 मेगावाट की दो, मतलब 1600 मेगावाट की, जो 800 मेगावाट और 800 मेगावाट की 2 परियोजनाओं की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है। इसकी स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा 50-50% इनका शेयर होगा। इस संयुक्त उद्यम से मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जा रही है। ठीक, अगला देखते हैं। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। तो उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहां पे किया गया? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा, रिवाइज करिएगा इसको। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश का आलेख्य को स्वीकृति दी गई है। इस अध्यादेश में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय जो चित्रकूट में अवस्थित है उसको राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रावधान किया गया है। ललितपुर देख लेते हैं, क्यों चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहां पे स्थापित किया जाएगा? ललितपुर में। आजमगढ़ के बारे में देख लेते हैं। तो आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय कहां पे? आजमगढ़ में। ठीक, अगला देखते हैं। अगला तथ्य क्या है? नंद बाबा दुग्ध मिशन, मैंने आपको बताया अभी कि जो नंदनी मिशन स्टार्ट किया गया था वो किसके लिए? नंदनी योजना जो थी किसके अंतर्गत शुरू की गई थी? तो इसी के अंतर्गत स्टार्ट की गई थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों और डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या था? उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्या है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका शुभारंभ कहां से किया गया? तो लखनऊ से इसका शुभारंभ किया गया था। कब शुभारंभ किया गया? यह महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि कहां से इसका शुभारंभ किया गया? तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ से इसका शुभारंभ किया गया। कब किया गया? तो 2 जून 2023 को। बाकी इसका डिटेल आप देख लीजिएगा कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, इसको आप किताब से पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर आते हैं। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। अब राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, ये राष्ट्रीय सम्मेलन इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है। स्कूल चलो अभियान 2023, इसको आप देख लीजिएगा किताब से, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक,
रेशम कृषि मेला 2023, रेशम कृषि मेला 2023 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। कहां पे शुभारंभ किया गया रेशम कृषि मेले 2023 का? तो रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर में शुभारंभ किया गया इसका। ठीक है, अब आगे इसमें जो लिखा हुआ है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम, सहतूती रेशम गोरखपुर से, एरी रेशम कानपुर से, टसर रेशम सोनभद्र से इसका उत्पादन होता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023, 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया गया। किसका? वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां पर? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया था। ठीक है, यह आयोजन किया गया वन वर्ल्ड टीबी समिट का, इसका आयोजन कब किया गया? तो विश्व क्षय रोग वर्ल्ड टीबी डे के रूप में के दिन किया गया था। ठीक, इसका थीम वगैरह आप देख लीजिएगा डिटेल में। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022, 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। परीक्षा में से पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पे किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 जिले, कहां 4 जिले कौन कौन से थे? तो पहला था लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री हरदोई में स्थापित की जा रही है। ठीक है, हरदोई के सांडिला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, इसको आप देख लीजिएगा। यह मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कलिंजर महोत्सव 2023, कलिंजर महोत्सव जो होता है वो बांदा में मनाया जाता है। कलिंजर महोत्सव तो देखते हैं। कलिंजर महोत्सव 2023 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कलिंजर महोत्सव का शुभारंभ किया। कलिंजर महोत्सव का शुभारंभ कहां पे? बांदा जिले में। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कलिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान की। जो कलिंजर महोत्सव है इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा भी दे दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। इमलिया कोडर गांव, ये चर्चा में क्यों रहा? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थारू आबादी वाले गांव में पहला आदिवासी संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। थारू जनजातीय संग्रहालय जिसका नाम होगा, इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, ये मेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप देख लीजिएगा डिटेल से। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर हो गया। इससे पूर्व में यह रिकॉर्ड संपूर्णानंद जी के नाम पर था। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक, श्रेयस हरीश 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। बेंगलुरु निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रेयस हरीश कौन है। ठीक है, तो विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं श्रेयस हरीश। इनको उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान लखनऊ में सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल, इसके बारे में आप जान लीजिए। जनवरी 2030 में अमेठी में कोरबा आयुध फैक्ट्री में इसका निर्माण उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण तथ्य। जो AK-203 है ये किसके सहयोग से? भारत और रूस के सहयोग से इसका निर्माण कर रहा है। कहां पे? कोरबा आयुध फैक्ट्री अमेठी में इसका उत्पादन किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी, इसके बारे में देख लेते हैं। फिलहाल तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है,
ठीक, क्योंकि अब गणतंत्र दिवस 2024 हो जाएगा तो इसके बारे में उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण है। अयोध्या दीपोत्सव का विषय पर आधारित था, जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी जो 2023 की गणतंत्र दिवस की, इतना सिर्फ आप जाने रहिए। पद्म पुरस्कार 2023 ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि नए पद्म पुरस्कारों की घोषणा होने वाली है, प्रदान किए जाने वाले हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मुख्य परीक्षा के लिए आवश्यक है, मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी है, प्रीलिम्स में इसे सवाल बनने की संभावना बहुत कम है। लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 2021-22 ये प्रदान किए गए हैं अभी। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस के समारोह में, ठीक, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत था उसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। वर्ष 2018 से, कब से, वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, वर्ष 2018 में ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की गई थी। ठीक, देखते हैं कि जो लक्ष्मण पुरस्कार हैं किसको किसको प्रदान किए गए, लक्ष्मण पुरस्कार और लक्ष्मीबाई पुरस्कार, इसके बारे में देख लेते हैं। जो लक्ष्मीबाई पुरस्कार है 2020-21 के लिए किसको दिया गया, नेहा कश्यप को दिया गया जो वुशु से संबंधित है, और ज्योति शुक्ला जो हैंडबॉल से संबंधित है, इनको दिया गया। लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 किसको प्रदान किया गया तो राहुल सिंह, ये हॉकी से संबंधित है। मोहित यादव ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, जनार्दन सिंह यादव ये भी कुश्ती से संबंधित है, वेटरन वर्ग में इनको रखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ये तो आपने जो देखा वो 2020-21 के लिए था, ये 2021-22 के लिए किसको दिया गया, तरुणा शर्मा को दिया गया जूडो, मनीषा भाटी को दिया गया वुशु। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 देख लेते हैं। मोहम्मद आरिफ को दिया गया हॉकी के लिए, राधे श्याम सिंह एथलीट्स। ठीक है, उसके बाद सुहास एलवई, ये प्रयागराज के पहले डीएम थे सुहास एलवई, इनको बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, लक्ष्मण पुरस्कार। ठीक, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य की सभी 446 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल को शुरू किया था। इसके बारे में आप डिटेल से देख लीजिएगा। ठीक है, यह 3 चरणों में लागू होगा। इसके चरणों के बारे में आगे लिखा हुआ है कि पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, अन्य चरणों में क्या क्या होगा ये आप देख लीजिएगा। सामुदायिक स्तर पर फिर छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। छठा उत्तर प्रदेश दिवस, यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिवस की बात आ गई है, मैंने आपको बताया था 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसी के साथ छठे उत्तर प्रदेश समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया गया। कहां पे, लखनऊ में छठे उत्तर प्रदेश दिवस का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या था, निवेश और रोजगार। ठीक है, निवेश और रोजगार इसका मुख्य विषय था, थीम था। ठीक है, पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था, मैंने बताया। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत जो था उसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, इसके बारे में देख लेते हैं। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग के सचिव, यहां पे खनिज होगा, ठीक, खनिज कर्म विभाग के सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत उत्तर प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को प्रदान किया गया। ठीक है, प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक, रोशन जैकब, ठीक, माइन मित्र पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, अन्य तथ्यात्मक बिंदु क्या है। एक जिला एक खेल, अब एक जिला एक खेल, इसको आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा में आपसे मैच द फॉलोइंग से यही सवाल पूछेगा। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में जैसे 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरू किया गया था, वैसे ही एक जिला एक खेल स्टार्ट किया गया। तो दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के हेतु एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई। ठीक है, एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई। अब कौन कौन सा
नाम परिवर्तित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में 75 खेलों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब प्रत्येक जिले में एक खेल को बढ़ावा देने के लिए नामित किया गया। उसमें कुछ नाम परिवर्तन भी बाद में किए गए कि मथुरा जैसे है, तो मथुरा को पहले जूडो के स्थान, पहले जूडो पे रखा गया था, ठीक है, मथुरा में पहले बताया गया था कि जूडो को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये परिवर्तित करके कुश्ती कर दिया गया। तो अब महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि मथुरा में क्या, कुश्ती। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी को प्रमोट किया जाएगा, ठीक, श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी को प्रमोट किया जाएगा। उसी तरह झांसी, गोंडा और लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी को प्रमोट किया जाएगा। बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल को प्रमोट किया जाएगा। खेलों से संबंधित जिले कौन कौन से, ये आप देख लीजिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है, वन डिस्ट्रिक्ट वन खेल से। कुश्ती जिला, कुश्ती से कौन कौन से जिले संबंधित है, किन किन जिलों में प्रमोट किया जाएगा, तो वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज, ठीक है। एथलेटिक्स कहाँ कहाँ पे, मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। सबसे ज्यादा जो जिले हैं उनमें एथलेटिक्स को प्रमोट किया जाएगा, ठीक। हॉकी को कहां कहां पे प्रमोट किया जाएगा इसके बारे में आप देख लीजिए। प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा, गाजियाबाद, ठीक है, यहाँ पे हॉकी को प्रमोट किया जाएगा। टेबल टेनिस को आगरा, कानपुर में, बैडमिंटन अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, वेट लिफ्टिंग को मिर्जापुर, बिजनौर में, बॉक्सिंग बुलंदशहर, कुशीनगर, तीरंदाजी सोनभद्र, ललितपुर, फुटबॉल को हाथरस, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, कबड्डी को कन्नौज में और लॉन टेनिस को प्रयागराज में, ठीक है। इसी के साथ ही जो उत्तर प्रदेश परिदृश्य था वो भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले श्रृंखला में हमारे इसी वीडियो लेक्चर के, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक। मिलते हैं अगली कक्षाओं में।